हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है द के एजुकेशन पर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? एग्ज़ाम को तो बहुत कम दिन बचे हैं, सो अच्छे से रिवीजन कीजिए। अब कुछ नया पढ़ने का समय तो रहा नहीं कि आप कुछ नया पढ़ो, तो जो पढ़े हो उसी को रिवीजन कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूजन ना हो। और एग्ज़ाम स्पेशली 71वीं बीपीएससी को टारगेट करने के लिए इस क्लास को करवाया जा रहा है आप लोगों को, तो इस क्लास को भी आप लोग कंटिन्यू रखिएगा, ताकि आप लोगों के नज़रों से क्वेश्चन हमेशा गुजरते रहेगा। अगर पता है, अगर आप लोग क्वेश्चन एक बार भी नज़रों से गुजर जाएगा ना, तो जब आप के सामने ऑप्शन आएंगे तो आप सटीक आंसर को लगा पाओगे। जो क्वेश्चन नज़रों से ही गुजरा नहीं रहेगा तो आपके लिए तो चारों का चारों ऑप्शन नया ही रहेगा ना। इसलिए इस क्लास को ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, तब इस वीडियो को आप ज़रूर मिस करोगे। इसलिए इस सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग के लिए मैं फिर से यकीन दिला रही हूँ कि ये वीडियो बहुत कारगर साबित होगा। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करवा पा रही हूँ, लेकिन एनालिसिस के थ्रू मैं डेली 50 से 60 क्वेश्चन तो करवा ही दे रही हूँ। तो 50-60 क्वेश्चन भी करोगे आज से 40 दिन में, तो कितना बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किसके तहत की गई थी? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो किसके थ्रू किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। 1773 के थ्रू स्थापना कब हुआ था? ये तो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, लेकिन अगर आपसे स्थापना पूछ लिया जाए तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1774 में स्थापना हुआ था, ठीक है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे थे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे? तो अन्य 3 न्यायाधीश जॉन हाइट थे। कौन थे? जॉन हाइट, लेमिस्टर और रॉबर्ट चेम्बर्स था। कौन था? लेमिस्टर था, जॉन हाइट था और रॉबर्ट चेम्बर्स्टर था, ठीक है। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। एक तो मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे हो गए, और 3 अन्य न्यायाधीश लेमिस्टर, चेम्बर्स और जॉन हाइट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और कौन कौन सा प्रावधान किया गया था, तो इसके तहत किया गया था क्या कि बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। कौन सा? गवर्नर जनरल का पद दिया गया, यानी कि गवर्नर के नाम को, गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया था इसी अधिनियम के तहत, ठीक है। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गए थे? तो वारेन हेस्टिंग। कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल के अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन अगर वही बंगाल के प्रथम गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हाँ, ये जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो इस न्यायालय में अंग्रेज और भारतीय दोनों को न्याय की गुहार लगाने का अधिकार था। दोनों ही न्याय का गुहार लगा सकते थे, ठीक है। अगर 1753 की बात की जाए तो 1753 के अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ था? 1753 के अधिनियम के तहत ही भारत में पहली बार क्या हुआ था? सिविल सर्विस के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। भारत में नहीं करवाया गया था, लेकिन खुली प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था सिविल सर्विस के लिए। किसके लिए? सिविल सर्विस के लिए। पहले क्या होता था? तो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य थे वही सिविल सर्वेंट को नियुक्त करते थे, लेकिन उसके स्थान पर 1853 के चार्टर एक्ट के तहत खुली प्रतियोगिता का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया गया था, ठीक है। अगर 1935 की बात की जाए, 1935 का अधिनियम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विषयों को 3 आधार पे, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज सूची, 3 आधार पर कब बांटा गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत ही बांटा गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 के अधिनियम के तहत ही हुई थी, ठीक है। भारत से वर्मा को अलग कब किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत ही हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? पैथिक लॉरेंस तो थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, स्टेफेन क्रिस्प भी थे, लेकिन लॉर्ड वेवेल नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो भारत कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कहीं 23 लिखा जाता है, कहीं 24 लिखा जाता है, यानी कि 23 या 24 मार्च, दोनों ऑप्शन में नहीं देगा। 1946 को आया था, ठीक है। कब?
23 ही, ज़्यादा बुक में स्पेक्ट्रम में भी 24 ही दे रखा है, तो ज़्यादातर बुक में 24 ही दे रखा है, ठीक है। 24 मार्च 1946 को भारत कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। अगर बात की जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत जब कैबिनेट मिशन आया था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। कौन था? क्लीमेंट एटली। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्लीमेंट एटली किस पार्टी से बिलोंग करता था, तो लेबर पार्टी से बिलोंग करता था, ठीक है। और क्लीमेंट एटली ने ही भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा था। किसको भेजा था? कैबिनेट मिशन को। कब भेजा था? 24 मार्च 1946 को। और कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, यही 3 सदस्य थे, ठीक है। और पैथिक लॉरेंस कौन थे? तो उस समय पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे। कौन थे? भारत के सचिव थे। कौन? पैथिक लॉरेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट कब प्रकाशित किया था, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा 16 मई 1946 को अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 16 मई 1946 को अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन का मुख्य प्रावधान क्या था, ये भी देख लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। तो कैबिनेट मिशन का प्रावधान था कि भारत एक अधिराज्य होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी राज्य दोनों शामिल होंगे। एक संघीय सरकार गठित करना था, ठीक है। एक संघीय सरकार गठित करना कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। और क्या था? जिसमें कौन कौन रह सकता था संघीय सरकार में? विदेशी मामले के प्रतिरक्षा तथा संचार साधन केंद्रीय सरकार के अधीन होगा। कौन कौन सा केंद्रीय सरकार के अधीन होगा, इसमें प्रावधान था, ठीक है। क्या कि विदेशी मामला और प्रतिरक्षा तथा संचार साधन केंद्रीय सरकार के अधीन होंगे। प्रांतों को स्वायत्तता दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रांतों को स्वतंत्रता दी जाएगी। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को इस आधार पर ठुकरा दिया गया था कि इसे सांप्रदायिकता अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं होगा। तो कैबिनेट मिशन के थ्रू पाकिस्तान की जो मांग था मोहम्मद अली जिन्ना की, उस मांग को ठुकरा दिया गया था, ठीक है। और क्या किया गया था? तो इसके थ्रू किया गया था कि इसी के थ्रू ये प्रावधान किया गया था कि संविधान का निर्माण जो है संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा और प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? इसमें सदस्य कौन कौन सा होगा? तो प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में, यानी कि सामान्यतः 10 लाख की आबादी में एक प्रतिनिधि के अनुपात में सीटों की कुल संख्या आवंटित की जाएगी। यानी कि 10 लाख की आबादी में एक व्यक्ति चुन कर जाएगा। कहाँ जाएगा? संविधान सभा में, ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा जो गठन किया गया था संविधान का निर्माण के लिए, उसमें जाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रावधान किया गया था, कैबिनेट मिशन के थ्रू ही किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सूची वाला है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ रचनाकार है। इंडिया डिवाइडेड के रचनाकार कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद। विंग ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यानी कि एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगर इंग्लिश में लिखा रहता तो आप लोग तुरंत समझ जाते, क्योंकि सब तो एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पढ़े होते हैं, लेकिन यहाँ सत्य के साथ मेरा प्रयोग दे दिया है। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये महात्मा गांधी की आत्मकथा थी। तो 3 का 3 हो जाएगा। गीता रहस्य, ये 4 का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3, 3 का 4, 4 का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? ये किए थे सिकंदर हयात खां के, तैयार पूछ रहा ना, बिल्कुल सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार किया गया था। और रखा किसके द्वारा गया था? रखा गया था फजलुल हक के द्वारा। किसके द्वारा? फजलुल हक के द्वारा रखा गया था, यानी कि प्रस्तुत किया गया था, लेकिन तैयार किया गया था सिकंदर हयात खां के द्वारा। और इसका समर्थन किसने किया था? तो अली खुज्जमा ने किया था। किसने किया था? अली उज्जमा ने इसका समर्थन किया था, ठीक है। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में जिस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना किए थे, 1940 वाले अधिवेशन जो है 1940 वाले अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसी अधिवेशन में अलग पाकिस्तान के प्रस्ताव को रखा गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। सिकंदर हयात खां तैयार किए थे, फजलुल हक ने रखा था, और खलीकुज्जमा या अली उज्जमा जो भी था इनका नाम, इन्होंने समर्थन किया था। जबकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू प्लस सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब किया गया था? 1928 के समथिंग में किया गया था। ठीक है, 1928 के समथिंग में किया गया था। जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था उस समय इन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नेहरू रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे। उसमें जो प्रावधान किया गया था डोमिनियन स्टेट का, इन लोग उसका समर्थन नहीं किए थे। इन लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इसीलिए वो लोग थोड़ा सा मतभेद होकर अलग होकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, सीआर अगर दास की बात की जाए तो चित्तरंजन दास इनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देश बंधु के भी नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार के किस जिले की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती थी? नवादा की मिट्टी। किस जिले की? नवादा की। क्यों? क्योंकि यहाँ अवरख बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस जिले की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है, तो नवादा का। ठीक है, अगर गया की बात की जाए तो बिहार का सबसे गर्म स्थल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो गया है। सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो गया है। कौन सा? गया सबसे बिहार का गर्म जिला भी है और सबसे ठंडा जिला भी है। ठीक है, अगर जमुई की बात की जाए तो जमुई में 2 झील है। कौन सा? कृत्रिम, नागी और नकटी। इसे यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। कहाँ शामिल कर लिया गया है इसे? तो इसे शामिल किया रामसर साइट में शामिल कर लिया गया। किसे? नागी और नकटी झील को। ठीक है, सबसे पहले बिहार के कौन सा क्षेत्र था जो रामसर साइट में शामिल किया गया था? तो कांवरतल झील था। ठीक है, जो बेगूसराय में पड़ता है, इसे शामिल किया गया था 2020-21 में। ठीक है, और 2024 में शामिल किसे किया गया? 2024 में शामिल किया गया नागी और नकटी झील को, जो जमुई में पड़ता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसने किया था? यानी कि किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। कब किया गया था? 20 जुलाई 1937 को किया गया था। कब किया गया था? 20 जुलाई 1937 को प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था ये भी ज़रा आप लोग जान लीजिए, थोड़ा याद रहेगा। जब कांग्रेस 1936-37 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस जीता था बिहार में भी। ठीक है, तो उस समय बिहार के राज्यपाल थे एमजी हैलेट। कौन थे? एमजी हैलेट उस समय बिहार के राज्यपाल थे। ठीक, कौन थे? एमजी हैलेट। कोई गारंटी नहीं, ये भी यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो एमजी हैलेट उस समय बिहार के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने कांग्रेस के विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, लेकिन राज्यपाल जो थे श्री कृष्ण सिंह यह आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, राज्यपाल जो हैं श्री कृष्ण सिंह को यह आश्वासन नहीं दिए कि वो मंत्रियों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी कारण से श्री कृष्ण सिंह नाराज होकर सरकार बनाने से इनकार कर दिए थे। तब सरकार कौन बनाया था? तब बनाया था मोहम्मद यूनुस बनाया था। ठीक है, मोहम्मद यूनुस बनाया था, लेकिन उसने 1 अप्रैल को वो सरकार का गठन किया था। 20 जुलाई को उसने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडल के नेता कौन? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? 20 जुलाई 1937 को। ठीक है, और मोहम्मद यूनुस के द्वारा ही, जब इन्होंने इनकार कर दिया श्री कृष्ण सिंह ने, तो मोहम्मद यूनुस ने ही सरकार बनाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन को, यहाँ को होगा, ठीक है, किस विटामिन को एच विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B7 को किसे जाना जाता है? विटामिन B7 को। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है निकोटीन। क्या है? क्या नाम है विटामिन B7 का? बायोटीन। क्या नाम है? बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। ठीक है, बायोटीन B7 का रासायनिक नाम है। और इसी को किस विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो एच विटामिन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा येलो विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो येलो विटामिन के नाम से जाना जाता है B2 को। किस विटामिन को जाना जाता है? B2 को। और B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन किसका नाम है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थाइमिन है। क्या है? थाइमिन है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोनिक।
पेंटोथेनिक है, ठीक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडोक्सिन। क्या है? पायरिडोक्सिन। और विटामिन B7 का बायोटीन, क्या नाम है? बायोटीन। विटामिन B9 का फोलिक अम्ल, क्या नाम है? फोलिक अम्ल। उसी प्रकार से विटामिन B12 का नाम क्या है? तो साइनोकोबालामीन है। क्या है? साइनोकोबालामीन, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा विटामिन BC का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन BC बोल रहे हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। और विटामिन D एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है हार्मोन विटामिन? विटामिन D को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? क्विनिन। क्या नाम है? नेप्थोक्विनिन विटामिन K का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है? ये BPSC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है? तो अर्गो कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? अर्गो कैल्सीफेरोल। विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? तो कोलेक कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल विटामिन D3 का नाम है, ठीक है। कोलेक कैल्सीफेरोल। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और विटामिन C का नाम तो अभी जस्ट मैं बताई ही, स्कर्विक अम्ल। क्या नाम है? स्कर्विक अम्ल नाम है, ठीक है। और इसके कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा बेरी किसके कारण हो जाता है? तो बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। पेलाग्रा नामक रोग किसके कमी से होता है? विटामिन B3 के कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो B3 के कमी से पेलाग्रा, या इसी को 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है, ठीक है। 4D सिंड्रोम जो है किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन B3 के कमी से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, पूछ ही लिया। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल। अभी जस्ट बताया ना, कैल्सीफेरोल। और कैल्सीफेरोल किसका नाम है? D का। अर्गो कैल्सीफेरोल D2 का, ठीक है। और नियासिन किसका रासायनिक नाम है? तो नियासिन रासायनिक नाम है विटामिन B3 का। किसका नाम है? विटामिन B3 का, ठीक है। अबायोटीन विटामिन B7 का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया किसी शायद UPPCS एग्जाम में या BPSC में ही पूछा गया है, ठीक है। सेंट हेलेना के नाम से किस एक्ट को जाना जाता है? तो 1833 के चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना के नाम से जाना जाता है। किसे? सेंट हेलेना के नाम से जाना जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या क्या प्रावधान था, आइए देख लेते हैं। 1833 में प्रावधान किया गया था कि भारत में क्या किया जाएगा? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कब बनाया गया था? 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक थे। और क्या किया गया था? तो और किया गया था, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को पूर्णतः बंगाल के अधीन कर दिया गया था, ठीक है। और उस पर कंट्रोल किसका रहता था? तो भारत के गवर्नर जनरल को, जो कि विलियम बेंटिक थे। वहीं अगर बात की जाए 1833 के चार्टर एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और प्रावधान किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। क्या किया गया था? कि व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। क्या किया गया था? पूर्णतः समाप्त किया गया था। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से कब समाप्त किया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट से। लेकिन पूर्णतः कब समाप्त कर दिया गया था? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। आइए 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया? इसमें क्या किया गया था कि भारत में ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन केवल चीन के साथ व्यापार एवं चाय का व्यापार पूर्णतः रहने दिया गया था। मतलब वैसे ही रहे कि केवल चीन के साथ व्यापार कर सकता है और चाय का व्यापार वैसे ही रहने दिया गया एकाधिकार पर ही, ठीक है। और क्या किया गया? तो भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए दिया जाना निश्चित किया गया, ठीक है। और क्या किया गया? तो ईसाई मिशनरी जो थे, यानी कि ईसाई लोग जो थे, उनको लाइसेंस लेकर धर्म प्रचार प्रसार करने का भारत में अनुमति दे दिया गया, ठीक है। तो यही सब प्रावधान किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1773 वाला तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में डील की हुई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
भुवन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो भुवन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये स्थित है असम में। कहाँ स्थित है? असम में। मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो गारो, बहुत ही फेमस है गारो, खासी, और कौन सी पहाड़ी है? जयंतिया। कौन सी? जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया नामक पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये स्थित है मेघालय में स्थित है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा विश्व का सर्वाधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मौसिनराम है। कौन सा? मौसिनराम। मौसिनराम कहाँ पड़ता है? तो मौसिनराम पड़ता है मेघालय के गारो पहाड़ी पर। कहाँ? मेघालय के गारो पहाड़ी पर पड़ता है। ठीक है, गारो या खासी पहाड़ी पे पड़ता है, शायद खासी पहाड़ी पे पड़ता है मार्शिनराम। आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिसमाइंड हो रहा है। गारो या खासी पहाड़ी पे मार्शिनराम नामक जगह पड़ता है, वहीं पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है। तो कहाँ? मेघालय में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सतलज नदी किस दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वो सिपकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है। किससे? सिपकिला दर्रा से। जबकि रोहतास से तो ब्यास नदी, कौन सी? ब्यास नदी निकलती है। ठीक है, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये पड़ता है, एक मिनट, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा दर्रा पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा पाया जाता है। कौन सा दर्रा? सेला दर्रा पाया जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया था। कौन सा क्वेश्चन मैं बता रही थी? अच्छा यहाँ थी ना, सॉरी। कौन से दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी? सिपकिला दर्रा से। रोहतांग दर्रा से ब्यास नदी प्रवेश करती है। ठीक है, कौन सी नदी? ब्यास नदी। लिपू और माना दर्रा कहाँ है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ? उत्तराखंड में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा, बोमडीला दर्रा, ये सब कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक है। कहाँ है? अमरकंटक। सिहावा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहाँ से कौन नदी निकलती है? तो महानदी। कौन सी? महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा से निकलती है। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी। कावेरी कौन कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो संविधान सभा में। ठीक है, संविधान में नहीं, अधूरा प्रिंट हुआ है क्वेश्चन, टाइपिंग नहीं हो पाया, टाइपिंग एरर है। ठीक है, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो वो थी बेगम एजाज रसूल। कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। ठीक है, बेगम जिन्नत की बात की जाए तो ये तो बहादुर शाह द्वितीय की वाइफ थी। बेगम हजरत महल कौन थी? तो 1857 की क्रांति के समय ये बहुत परिचित थी। अवध के अंतिम नवाब की पत्नी थी। कौन? बेगम हजरत महल। ठीक है, जो लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश महिला कौन थी? तो प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यहाँ पहले महिला होगा और फिर मुख्य होगा। ठीक है, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी, अन्ना चांडी, लीला सेठ। बहुत लोग तो एम फातिमा बीबी को लगा दिए होंगे, ये तो नोटिस ही नहीं किए होंगे कि मुख्य महिला न्यायाधीश के बारे में पूछ रहा है कि महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक एक भी बार महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बने। न्यायाधीश तो बहुत सारा बन चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं बनी है। ठीक है, अन्ना चांडी की बात की जाए तो ये हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश है। कहाँ? हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। तो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो प्रथम महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट की अन्ना चांडी थी। कौन थी? न्यायाधीश। तो प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। लेकिन अगर वहीं हाई कोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, मुख्य अगर बोल दे हाई कोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ। जबकि एम फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। कौन थी? एम फातिमा बीबी। तो एम फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। नोट, मुख्य महिला न्यायाधीश। ठीक है, महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक एक भी नहीं बनी है। मैं फिर से करें, सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, केवल और केवल न्यायाधीश बनी है। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? कोई नहीं। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो एम फातिमा बीबी थी। हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी महिला में? तो लीला सेठ थी। कहाँ? हाई कोर्ट का। ठीक है, आई होप कन्फ्यूज नहीं कर रहे होंगे आप लोग। आइए एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो कौन थी? तो वो प्रतिभा पाटिल थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, भारत की प्रथम महिला
मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी थी। कौन थी? सुचिता कृपलानी। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? किन दो नदियों के बीच स्थित है? पहले तो मैं ये बता दूं कि हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में किसने बांटा था? सिडनी बुर्राड ने। किसने बांटा था? सिडनी बुर्राड के द्वारा बांटा गया। किसके द्वारा बांटा गया? सिडनी बुर्राड के द्वारा बांटा गया। ठीक है। कौन कौन सा हिमालय? पहले तो आ जाएगा आपका कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। कौन सा? पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय। फिर कौन सा हिमालय आएगा? कुमायूं हिमालय। इसके बाद कौन सा हिमालय आएगा? फिर आएगा नेपाल हिमालय। फिर कौन सा हिमालय आएगा? असम हिमालय। ठीक है, तो असम हिमालय। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा पंजाब हिमालय किस नदियों के बीच है? तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। किसके बीच? सिंधु और सतलज के बीच। कुमायूं हिमालय किसके बीच है? सतलज और काली के बीच। ठीक है, और नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच है? तो वो काली और तीस्ता के बीच है। किसके बीच है? काली और तीस्ता के बीच। असम हिमालय किसके बीच है? तो असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है। किसके बीच? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे एरिया वाइज सबसे लंबी हिमालय कौन है जिसे नदियों के आधार पर बांटा गया? तो सबसे लंबा कौन सी है? तो वो नेपाल हो जाएगा। कौन सा? नेपाल, 800 किलोमीटर का। ठीक है, और सबसे छोटा कुमायूं हिमालय, मात्र 320 किलोमीटर। कितने? 320 किलो एरिया में ये फैली है कुमायूं हिमालय, जबकि 800 किलोमीटर एरिया में फैली है नेपाल हिमालय। सबसे लंबी नेपाल हिमालय, सबसे छोटी कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय किस नदियों के बीच स्थित है? तो सतलज और काली के बीच। जबकि नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच। जबकि पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच। ठीक है, और किसने बांटा है नदियों के आधार पर 4 भागों में? तो सिडनी बुर्राड के द्वारा बांटा गया था। किसके द्वारा बांटा गया था? सिडनी बुर्राड के द्वारा। इनका नाम भी कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो ये किया गया था 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। ठीक है, लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था इसे 21 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। ठीक है, कब लागू किया गया था? 21 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। तो एंग्लो इंडियन क्या होता था कि पहले लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 व्यक्तियों को चुना जाता था जो आंग्ल भारतीय हों। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 330 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 330 के तहत 331 के तहत चुना जाता था। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत 31 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था। ठीक है, जो अब हटा दिया गया है कैवां संविधान संशोधन के द्वारा? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? ये शायद 17वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये लोक संग्रह। कौन सा? लोक संग्रह। इंडियन नेशन किसके द्वारा प्रसारित किया जाता था, यानी कि संपादक इसके कौन थे? तो कामेश्वर सिंह। कौन थे? ये दरभंगा के महाराजा थे कामेश्वर सिंह। किसका? तो द इंडियन नेशन का संपादक थे। कौन निकालता इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र? तो कामेश्वर सिंह के द्वारा निकाला गया था, कामेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा। ये कौन थे? तो दरभंगा के महाराजा थे। ठीक है, द ब्रोकन विंग किसका पुस्तक या समाचार पत्र है? ये द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू का है। किसका है? सरोजिनी नायडू जी का है। सरोजिनी नायडू जी का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन अगर वहीं पूछ दिया जाए कि मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, ठीक है, उच्च न्यायालय इट मीन्स हाई कोर्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? ये थोड़ा फंसने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फटाक करके ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? शपथ दिलाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है,
ऑपरेशन स्पाइडर वेव किस देश के द्वारा जून 2025 में शुरू किया गया था? एक ड्रोन हमला था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑपरेशन स्पाइडर वेव, तो ये शुरू किया गया था यूक्रेन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? यूक्रेन के द्वारा रूस पर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने अपने पहले कक्षीय रॉकेट एरिस का असफल परीक्षण किया है? तो किसके द्वारा किया गया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा डिजाइन और स्वदेशी रूप से विकसित की गई भार्गवस्त्र क्या है? तो ये ड्रोन रोधी प्रणाली है। क्या है? ड्रोन रोधी प्रणाली है। ठीक है, झुंड में जो ड्रोन आता है उस पर हमला करने के लिए भार्गवस्त्र का विकास किया गया है, निर्माण किया गया है। बिहार कैबिनेट ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? तो गया जी। क्या करने का फैसला किया है? गया जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये किस क्वेश्चन तो रिपीटेड है ना। स्वदेशी रूप से विकसित भार्गवस्त्र क्या है? तो ड्रोन रोधी प्रणाली है। क्या है? ड्रोन रोधी प्रणाली। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।